स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के बजट की। बजट बिल्कुल जिसका इंतजार था सभी को, बजट इंटरिम बजट गवर्नमेंट का, लेकिन अनाउंसमेंट जैसे 2019-20 के बजट जैसी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट रहे ना रहे लेकिन ये चीजें बिल्कुल स्टैंड करेंगी, उसे विड्रॉ कोई नहीं कर सकता। हम ब्रेक से पहले भी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि टैक्स स्लैब जो बना दिया गया है क्या उसे सरकार कभी विड्रॉ कर सकती है, लेकिन बात निकल के यही आ रही है कि इसमें एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन कदम पीछे खींचना बहुत मुश्किल है। और वजह सीधी कि आप मतदाता को नाराज नहीं कर सकते। मैक्सिमम स्कीम्स जो लेके आई जाती हैं उसमें कोई भी सरकार हो, इसमें कहीं कोई ये भी नहीं है कि वो गलत सोच करके और ये फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट होती है अपने विजन और योजनाओं के जरिए मतदाता तक सीधी पहट पहुंचाने की कोशिश करती है। अगर कोई छूटा हुआ तबका होता है उसे भी खुश करने के प्रयास किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंटरिम बजट, लेकिन फायदे या फिर कहें कि गवर्नमेंट ने जो पेश किया है उसका अंदाज सीधा सीधा वैसा ही है जैसे पूरा बजट आता है। एक बार फिर मैं आरपी विजय साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और विजय साहब, मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा कि बजट जो है इंटरिम बजट है लेकिन नजरिया पूरा अगर हम देखें इसके तो जैसे 2018-19 का बजट है, जनरली जुलाई में बजट आता है, कुछ सालों से जो चल रहा है कि इंटरिम बजट के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी घोषणाओं में। वो बात एक अलग है कि शुरुआती साल नई सरकार का होगा तो उसमें टैक्स का स्लैब जरूर बनाया जा सकता है कि इन चीजों को महंगा किया जाता है। अभी क्योंकि वक्त ऐसा नहीं है कि किसी चीज को महंगा किया जाए या फिर कहीं कटौती की जाए या फिर कहीं पे पिन चुबाई जाए, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। योगेंद्र जी, आपने बताया कि एक्चुअली क्या चुनावी साल होता है। अब मैं आपको बताऊं, हमारा देश तो एक ऐसा है जहां पे हर 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। बिल्कुल, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो, चाहे सेंट्रल के चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, ये चीजें होती रहती है। तो इसकी वजह से अगर आप कोई जो आपकी पॉलिसीज है उनको ये नहीं हो सकता कि पॉलिसीज को आप स्टे कर दें या उनको रोक दें। तो ये तो एक छोटी बात है कि जो आप बार बार अपन एक ही बात करते हैं कि साहब इस समय इलेक्शन के टाइम पे ये किया गया। तो मैं कहता हूं कि इलेक्शन तो अपना हमेशा ही होते हैं, बट फिर भी मैं ये मानता हूं आज इंटरिम बजट, पहले क्या था, वोट ऑन अकाउंट हुआ करता था, उसके अंदर सिर्फ क्या 3 महीने के लिए लेखानुदान मांगिए पास करवाते थे। अब ये चीजें खत्म हो गई क्योंकि 2014 के अंदर ये ट्रेंड चेंज हुआ और जो भी सरकार के दिमाग में कोई चीज है, जो चीजें उनसे रह गई उस पीरियड तक, और लास्ट बजट जो होता है उसके अंदर वो उसको एकोमोडेट करने की चेष्टा करते हैं। और वैसा ही काम इन्होंने हमारे मोदी जी ने और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने किया है। और ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे कोई तकलीफ हो। अल्टीमेटली क्या है, पैसों की कोई कमी नहीं है जो आप बता रहे हो। इन्होंने भी जो हमें फिस्कल डेफिसिट का जो आइडिया दिया है, मैं तो पहले ही कह रहा था, कल तक भी मैं यही बात कर रहा था, 3.4% हो सकती है और 3.3 से बढ़ करके हम 3.4% पे इसलिए हो गए कि जो कलेक्शन हमने सोचा था जीएसटी का वो कंटिन्यूटी में अगर एवरेज हम देखते हैं तो ये हमारा 89,000 आ रहा है। बट अभी जो हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है जनवरी में वो 1,03,000 करोड़ का है। इसको देखते हुए हो सकता है कि हम जो 3.4% लेके चल रहे हैं उसमें हम नीचे आ जाएं, ऐसा मेरा मानना है। जी मिश्रा साहब, फिस्कल डेफिसिट की जो बात की जा रही है ये लगातार बढ़ रहा है यहाँ, लेकिन अगर एक बात करें, ये बात जो पार्टी सत्ता में होती है वो एक बात कहती है कि राजकोषीय घाटा अगर बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपके डेवलपमेंट के लिए पैसा लिया गया है, डेवलपमेंट होगा तो पैसा खर्च करना होगा, लेकिन कहीं जाकर के इसमें कहीं कटौती कमी, क्योंकि हम जो बेनिफिट दे रहे हैं हिंदुस्तान में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा या जो हम सांस ले रहे हैं, हम कर्ज में भी सांस ले रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं मानता मैं। और अब पिछले करीब 1-2 सालों से स्पेशली जीएसटी का जो इनिशियल जो उसका इफेक्ट था, नेगेटिव इफेक्ट जो माना जा रहा था, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से इस साल हमारे 12 लाख करोड़ आया है और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से भी हमारा जो 19-20 में कलेक्शन है वो कम से कम 12-13 लाख करोड़ आराम से आ जाएगा। तो टोटल 25 लाख करोड़ तो आपका यहां से आ जाएगा 2 जगह से। तो और ये अगर आप ट्रेड होती है तो जो आपका राजकोषीय घाटा है उसको 3.5% के आसपास रखने की कोशिश जो सरकार की है उसमें मुझे लगता है पूरे सफलता मिल जाएगी सरकार को। और ये सरकार चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा बजट बना ले, लेकिन इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपत्ति आपत्ति आती ही रहती है
और उसकी वजह से जो सरकार का जो बजट के जो एस्टिमेट्स है उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे केरल में बाढ़ आई तो केरल के अंदर हमको जो है काफी इन्वेस्टमेंट वहां पर खर्चा करना पड़ा। तो वो सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है 3-3.5% के ऊपर अगर ये राजकोषीय घाटा हम आराम से इसको रख सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि हमारे पास 12-13 लाख करोड़ तो वहां से आएगा डायरेक्ट से और 12-13 लाख करोड़ का इनडायरेक्ट से आएगा। और अगर 2-3 साल के अंदर इस संख्या को हम बढ़ा के 30 लाख करोड़ तक आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात मैं मिश्रा साहब जानना चाहूंगा कि आंकड़ों के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, अक्सर बताया जाता है। अभी जैसे 2021 तक का कहा जा रहा है कि 3% जीडीपी का वित्तीय घाटा हम मेंटेन करेंगे, इसे अभी तक जो चल रहा है उसको। लेकिन एक आरोप ये सरकार पे लगता रहा है कि आंकड़ों के साथ हमेशा छेड़छाड़ की जाती है, फैक्ट्स जो है वो छिपाए जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई सी भी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, जो सिस्टम्स बने हुए हैं, जो पॉलिसीज बने हुए हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो तो नीचे ऑफिसर्स से लेते हैं और ऑफिसर्स किसी भी चीज को सडनली चेंज नहीं कर सकते और गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अदरवाइज ऐसे कानून है कि उनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि जब हम किसी भी चीज को अगले हर 10 साल में या 5 साल में आजकल चेंजेस इतने होने लग गए कि जो आंकड़े हैं या जो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है उसको देखने का, उसको बनाने का नजरिया है, जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो उनको चेंज किए बिना प्रगति नहीं हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे 40 साल पहले या 50 साल पहले के जो आंकड़े बनाने का सिस्टम था, स्टैटिस्टिक्स बनाने का सिस्टम था, या उनके जो पैरामीटर्स थे, अगर हम उन्हीं चीजों से चिपके रहेंगे तो कभी भी प्रगति को हम सही मायने में सही पिक्चर नहीं दिखा सकते। इसलिए वो आंकड़े बदलने वाली जो बात है उसमें मिसलीडिंग पिक्चर कभी नहीं होती, लेकिन उसके पैरामीटर डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो चेंज करने जरूरी भी बहुत है। जी विजय साहब, चलिए मैं एक बार फिर आपके पास में जाना चाहूंगा। मैं एक आप लोगों ने स्लोगन दिया है, कम महंगाई तेज विकास। महंगाई एक मुद्दा रहा, खासकर फ्यूल रेट्स को लेकर के, क्योंकि ये बात कही जाती है अक्सर, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर हर उस पे पड़ता है, प्रोडक्ट पे पड़ता है, तो महंगाई आती है। महंगाई एक ये बात समझ में बैठती है कि आप लोगों ने उसे मेंटेन किया, बढ़ने बहुत ज्यादा नहीं दिया, चाहे दलहन की बात हो या दूसरी चीजों, ये कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल महंगाई को खारिज किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं। तो महंगाई का विकास से कोई संबंध है, क्योंकि विकास आपका एक विजन है, लेकिन महंगाई है वो एक सीधा आपका एक कंज्यूमर से जुड़ा हुआ एक कहें कि एक रूट मैप है, रूट लाइन है, आपका एक रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जुड़ा एक इफेक्ट है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि महंगाई हुई नहीं है लेकिन हमने विकास किया है? योगेंद्र जी, हमको विरासत में 10% का इन्फ्लेशन मिला था, 4.5% का फिस्कल डेफिसिट मिला था। तो हमने तो उस चीज को 10% से घटा करके हम 3-4% तक ले गए। और फिस्कल डेफिसिट को जो एक्चुअली पैरामीटर्स जो बना रखे हैं 3% वाला जीडीपी का, उसको हमने मेंटेन करने की चेष्टा करी और धीरे धीरे करके उसको 3.3 तक लेके आए। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब हम कोई जो चीज कह रहे हैं वो हकीकत में कर करके ही कर रहे हैं। और हमने नो डाउट इसके बाद में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके बावजूद प्रकृति मेहरबान थी, अच्छी फसलें हुई, आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत बढ़िया हुआ, आपके पैरामीटर्स जो जितने भी थे वो सारे बहुत बढ़िया, मतलब बेसिकली जो हमारे फूड की है, इनकी है, ये इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी। ठीक है, एक आपने जो कहा कि भाई आप पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ी से उससे बाकी की सारी चीजें बढ़ी, बट प्रकृति ने कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस किया। हमारे को उधर तकलीफ हुई तो इधर उन्होंने बैलेंस किया, और नो डाउट उससे किसानों की तकलीफ बढ़ी है। नो डाउट उनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि बम्पर फसल हुई है। तो देखो, बम्पर फसल होने का अर्थ ये होता है कि बेसिकली उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट तो उनको भी मिला। हम ये नहीं कह सकते कि उनको बेनिफिट नहीं मिला। अगर कोई चीज जरूरत से जितना अपन बनाना चाहते हैं उससे ज्यादा बन जाती है तो डेफिनेटली उसमें कुछ फायदा ही है। हो सकता है कि टोटल रेवेन्यू का लॉस हो रहा हो, बट वो टोटल रेवेन्यू पहले के रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आप अपन बात करते हैं कि साहब महंगाई को हमने कंट्रोल किया है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है, जीडीपी को हमने नो डाउट डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक बार 5.3 आ गई था, उसके बाद में फिर वापस बढ़कर के 7.3 आ गया है। तो ऐसे कोई घबराहट की बात नहीं है। मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं और लॉन्ग विजन के साथ किए। अगर शॉर्ट टर्म विजन अगर ये रखते हैं, अगर इनको चीजें जो आप कह रहे थे अभी चंद्र मिश्रा जी को आप बता रहे थे या उनसे पूछ रहे थे कि साहब इसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है, ऐसा छेड़छाड़ वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब तो क्या किया है इन्होंने कि 2000 मेरे हिसाब से ये जो अप्रैल 2019 के बाद में तो आपको ऑनलाइन हर स्टेट को कहा गया है कि आप जितने भी आपकी जो आंकड़े हैं जीडीपी के वो डायरेक्ट आप ऑनलाइन कीजिएगा।
पहले जनवरी से होने वाला था, शायद उसमें कुछ तकलीफ आई, ये अप्रैल से हो जाएगा। तो इसमें छेड़छाड़ करने का कोई है भी नहीं है, किसी का है भी। आज की तारीख में जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं इस काम को, इसको कोई सरकारें तो आती और जाती रहती है। आज भाजपा की सरकार है, कल कोई हो सकता है कोई दूसरी सरकार आए, तो ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं और उनको भी तकलीफ रहती है। जैसे इन्होंने बताया कि कल ना सपोज करो कोई गलत काम करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो ऐसा गलत काम कोई नहीं करेगा। बट फिर भी हमारे विपक्षी लोग सिर्फ क्योंकि अच्छी चीज को दबाने के लिए कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको कैसे बदनाम किया जाए, तो नई नई चीज लेके आते हैं। जहां जहां स्टेट में जीतते हैं विजय साहब, ये ईवीएम के लिए कुछ नहीं बोलते, और जहां हार जाते हैं वो ईवीएम के लिए। यह सवाल इस वजह से उठ रहा है कि अभी जहां से आंकड़े जारी होते हैं, सांख्यिकी जो विभाग है उसके 2 अधिकारियों को सिर्फ इस वजह से हटा दिया गया कि बेरोजगारी के आंकड़े उन्होंने लीक कर दिए। सर मैं एक बात बताऊं, अब तक जो आंकड़े आए थे और जिनको लेकर के राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी बात करी है, मेरे ये समझ में नहीं आया अभी तक वो पिछले आंकड़े ही जारी नहीं हुए। ये आंकड़े आ कहां से गए? ये लीक हुए जब तो आए, तो सरकार ने क्या गलत किया? ऐसी ही सीबीआई की बात थी। अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन, आज आप नीरव मोदी की बात करते हो, आप माल्या की बात करते हो, उनको बचाने वाला कौन था? ये आलोक वर्मा जी। तो इस आलोक वर्मा जी को हटाना जरूरी हो गया था। तो क्या सरकार ने गलत काम क्या किया? सेम चीज वही है कि अगर आपके सांख्यिकी के अधिकारी कोई चीज को लीक कर रहे हैं और जो चीज अभी गवर्नमेंट के पास ही नहीं आई और जनता के पास आ गई, पेपर्स के पास आ गई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पास आ गई, कहां से आ गई वो चीज? तो ये स्टेप लेना जरूरी था, इसमें कोई गलत काम नहीं। चलिए, तो सरकार की कोई चीज बाहर आनी नहीं चाहिए? नहीं, आनी चाहिए, बट देखो क्या होता है, पहले कैबिनेट मीटिंग में जाता है, सरकार उसको पास करती है, उसके बाद में कही जाती है। जी जी, चलिए, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आप ऑफिसर ही लीक कर दे उसको। एक बात सर, आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि देश पे कर्ज की जो बात की जा रही है, क्योंकि घाटा तो उससे भी तो मेंटेन होगा, सीधा जाता है। 52 हमारे यहाँ पे जो था 52 लाख करोड़ का जो घाटा था, कर्ज था वो 82 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 28 से 30 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सितंबर 2018 तक मान के चलते हैं। तो ये कर्ज एक साथ 28 से 30 लाख करोड़, आजादी के इतने साल बाद 52 लाख करोड़, और इसको सीधा 82 लाख तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा कौन सा विकास कहें इससे? एक बात बताओ योगेंद्र जी आपको, पूरे विश्व के अंदर, मेरा मानना है पूरे विश्व के अंदर हमारे यहाँ 22 किलोमीटर रोड, नेशनल हाईवे डेली के बनते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इंडिया है। जब डेवलपमेंट इस तेजी से हो रहा है जी, तो आपको एक बात बताओ, बोरोइंग्स तो लेनी पड़ेगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बोरोइंग लेनी पड़ती है, इसमें कहां गलत है? और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर देंगे उसके बाद में उससे रेवेन्यू जनरेट होगी और उससे हम रिपेमेंट करेंगे। बिल्कुल, इसमें कहां बुराई है? मीडिया हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में बैठी होती हैं उसी पे यकीन करके कि भाई देखिए हमने डेवलपमेंट किया तो पैसा आएगा कहां से? नहीं, डेवलपमेंट दिख भी रहा है साहब, डेवलपमेंट कहने वाली बात नहीं है, डेवलपमेंट दिख भी रहा है। जो बात कह रहा हूं उसे सुनिए। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी जो आपकी अलग आइडियोलॉजी की पार्टी है तो उस पर कहा यही जाता है